निरीक्षण कर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी और बाढ़ प्रभावित इलाकों में इस वक्त मौजूद हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो देख सकते हैं तस्वीरें भी आप, हरिद्वार के लक्सर की ये तस्वीर जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने, भू कटाव भी हुआ और बाढ़ प्रभावित इलाके में इस वक्त प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर पर मौजूद पुष्कर धामी को आप देख रहे हैं जो ट्रैक्टर के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। पुलकित शुक्ला जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से। पुलकित लक्सर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पुलकित माफ कीजिएगा, पुलकित ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ट्रैक्टर पर सवार होकर जायजा लेते नजर आ रहे हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों का, और क्या ज्यादा जानकारी खबर से जुड़ी हुई? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से थोड़ी देर पहले हरिद्वार जिले के लक्सर तहसील में पहुंचे हैं, क्योंकि लक्सर तहसील में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जो गंगा नदी और सोलानी नदी जहां पर बहती है तो तटबंध वहां से टूट जाते हैं, और तटबंध टूट जाने से पिछले कई दिनों से इस तरह की कई इलाकों में इस तरह के हालात बने हुए हैं कि जो खेत हैं, किसानों के खेतों में पानी भरे हुए हैं लगातार, और घरों तक भी, आबादी क्षेत्र तक भी जो जल है, जो जल भराव है वो होने की स्थिति में है। तो लोगों को काफी परेशानी हो रही है, इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो भी अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्र है, उनका जायजा ले रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे वाहनों से, कारों से यहाँ पर जाना संभव नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्रैक्टर पर सवार होकर सभी तरह के क्षेत्रों में जा रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरह से उसका जायजा ले रहे हैं। अभी पिछले लगभग एक महीने में हमने देखा कि लगातार जिस तरह से उत्तराखंड के भी कई इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, पहाड़ों पर भी कई तरह की जो भूस्खलन की और बादल फटने की घटनाएं हुई है, तो उस सभी स्थानों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड पर पहुंचे, लोगों के बीच पहुंचे और जो भी उनके प्रभावित लोग थे उनको पूरी तरह से आश्वासन दिया। अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि जो भी राहत बचाव के काम है वो ज्यादा से ज्यादा उनमें जल्द से जल्द उनमें तेजी लाई जाए और लोगों को जल्द से ज्यादा राहत पहुंचाई जाए। तो हर तरफ मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। अभी जितने भी पहाड़ी इलाके थे उनमें मुख्यमंत्री पहुंचते हुए नजर आए, लेकिन मैदानी इलाकों में भी जो बारिश के कारण जो परेशानी लोगों को आ रही है, स्थानीय ग्रामीणों को आ रही है, किसानों को आ रही है, उनकी जानकारी, उनसे भी उनकी जांच पड़ताल करने के लिए, उनसे बात करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और समाधान निराकरण करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। ठीक है पुलकित, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी खबर से जुड़ी हुई। बिहार में विपक्ष की यात्रा के दौरान आरजेडी और कांग्रेस के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई थी और इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया है। पीएम मोदी ने इसे देश की हर मां बहन बेटी का अपमान बताया है। पीएम मोदी के अपमान को लेकर बीजेपी ने कल बिहार बंद का ऐलान किया है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के एक मंच से पीएम नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई थी। अब इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, बल्कि ये देश की मां बहन बेटी का अपमान है। 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि सोने चांदी की चम्मच लेकर शाही घरों में पैदा हुए युवराज एक गरीब मां की पीड़ा कभी नहीं समझ सकते। इन्हें तो सत्ता अपने घर की विरासत लगती है। एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। पीएम मोदी की मां को गाली देने के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
बीजेपी ने कल सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिहार बंद का ऐलान किया है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां के लिए कहे गए अपशब्दों को लेकर बीजेपी ने बिहार बंद का आह्वान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि पीएम मोदी को ये बात उस वक्त याद रखनी चाहिए थी जब उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। देखिए, ये बात उनको उस समय भी याद करनी चाहिए थी या ध्यान रखना चाहिए था जब उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष शाह और राहुल जी की माता सोनिया जी के बारे में इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल किया था। आप सबको याद है, देश को याद है कि उन्होंने सोनिया जी के बारे में कहा था कि वो जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, भैंस खोल कर ले जाएंगे, आपकी बेटियों को ले जाएंगे। तो जो प्रधानमंत्री इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल करता हूँ, कैसे उम्मीद करता है कि उस एक कार्यकर्ता से कि वो अच्छी बात कहेगा उनके बारे में। अवैध नागरिक और घुसपैठियों को रोकने के लिए मोदी सरकार जल्द बड़ी पहल करने जा रही है। जल्द ही डेमोग्राफिक मिशन पैनल का गठन होगा जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के टॉप मिनिस्टर को शामिल किया जाएगा और इस पर जल्द ही रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। आपको बता दें, 15 अगस्त को पीएम मोदी ने घुसपैठ के खिलाफ अभियान चलाने का ऐलान किया था। मिशन का फोकस घुसपैठ से निपटना होगा और इनका विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर भी फोकस होगा। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, चिप क्रांति में भारत ने बड़ा कदम उठाया है। पहली मेड इन इंडिया प्रोसेसर और टेस्ट चिप को सेमिकॉन इंडिया के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा। इसमें शामिल 32 बिट प्रोसेसर को विक्रम नाम दिया गया है। इसे इसरो के सेमीकंडक्टर लैब में बनाया गया है। भारत अभी तक विदेशों से चिप आयात करता रहा है, लेकिन ये विदेशी चिप पर भारत की निर्भरता कम करने के प्रयासों में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अखिलेश यादव की बिहार यात्रा को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश का बिहार की नहीं, बंगाल में भी कई जगह पर जनाधार नहीं है और उन्हें अब सैफई की यात्रा ही करनी चाहिए। इससे पहले बिहार यात्रा के दौरान अखिलेश ने ये कहा था कि हमने बीजेपी को अवध में हराया, अब मगध में हराएंगे। देखिए, गुब्बारे में हवा भरी हुई है ना, तो जनता निकाल देगी। हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। उत्तर प्रदेश में सपा का कोई भविष्य नहीं, सैफई यात्रा की तैयारी करेंगे। बिहार में राहुल तेजस्वी की सियासी यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव को लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पूछा है कि आखिर किस जनाधार पर अखिलेश बिहार में सपोर्ट करने पहुंच गए। दरअसल चुनावों की तैयारी को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली। इस यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस यात्रा में अखिलेश ने जहां चुनाव आयोग और वोट चोरी को लेकर बीजेपी को घेरा, वहीं कहा कि अवध में हमने बीजेपी को हराया, अब मगध में हराने की आपकी बारी। और जो जोश दिखाई दे रहा है
वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अखिलेश पर निशाना साधा है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश के शामिल होने पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का ना तो बिहार में जनाधार है, ना ही बंगाल में जनाधार है। अब वो सफाई यात्रा की तैयारी करें। अखिलेश यादव जी का बिहार में कुछ नहीं है, बंगाल में कुछ नहीं है, देश में कुछ नहीं है। आजकल गुब्बारे में हवा भरी हुई है ना, तो जनता निकाल देगी। उत्तर प्रदेश में क्या है सर सपा का? उत्तर प्रदेश में सपा का कोई भविष्य नहीं, सफाई यात्रा की तैयारी करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने इससे पहले भी बिहार में विपक्षी दलों की यात्रा पर निशाना साधा था। उन्होंने इसे परिवारवादी बताते हुए चोर चोर मुसेरे भाई बताया था। वहीं समाजवादी पार्टी भी बीजेपी पर पलटवार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी बड़ा दांव चलने वाली है। बीजेपी ने इस बार मंत्री, सांसद, विधायक के परिवार या फिर रिश्तेदारों को टिकट न देने का फैसला किया है। बीजेपी का कहना है कि पंचायत चुनावों में इस बार सिर्फ हार्डकोर कार्यकर्ता ही प्रत्याशी बनेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंचायत चुनावों में बीजेपी के बड़े नेताओं जैसे मंत्री, सांसद, विधायक के अरमानों पर पानी फिरने वाला है। दरअसल बीजेपी ने तय किया है कि पंचायत चुनावों में मंत्री, सांसद, विधायक और बड़े नेताओं के परिवार या परिवार के करीबी को पंचायत चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। पार्टी इस बार पंचायत चुनाव में किसी भी मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के या विधायक या सांसद या पार्टी के बड़े पदाधिकारी के परिवार और उसके करीबियों को पंचायत चुनाव के चुनावी मैदान में नहीं उतारेगी, यानी कि समर्थन नहीं देगी, टिकट नहीं देगी। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में कार्यकर्ताओं का समायोजन करने की बीजेपी की बड़ी रणनीति है। बीजेपी ने तय किया है कि पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के 2000 से ज्यादा पदों पर कार्यकर्ताओं को ही प्रत्याशी बनाया जाए। 75 जिला पंचायत अध्यक्ष और 700 के करीब ब्लॉक प्रमुख के पदों पर बीजेपी अपने मूल कार्यकर्ता को ही प्रत्याशी बनाना चाहती है। कार्यकर्ता सर्वोपरि और संगठन सर्वोपरि है। ऐसे में परिवारवाद जैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता भी शीर्ष पद तक पहुंचता है। और ये एक उदाहरण नहीं है, सैकड़ों हजारों उदाहरण, तमाम उदाहरण भरे हुए हैं जो कार्यकर्ता शीर्ष पदों पर पहुंचे हैं। बिना पूर्वाग्रह के कार्यकर्ता का समर्पण, सेवा भाव देखकर कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाता है। पंचायत चुनाव में कार्यकर्ता सर्वोपरि है। दरअसल इस समय कई मंत्रियों, बीजेपी के नेताओं के करीबी और परिवार के लोग ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों की कुर्सी पर काबिज हैं। इस बार बीजेपी ने तय किया है कि सभी मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी के बड़े नेता अपने क्षेत्रों में पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। बीजेपी पंचायत चुनाव में जिताऊ और टिकाऊ कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारेगी। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का समायोजन पंचायत चुनाव में करेगी, उनको ब्लॉक प्रमुख बनाएगी और उनको जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष में समर्थन देगी और उनको ही अपना प्रत्याशी बनाएगी। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। बलरामपुर में बोलेरो गाड़ी बेकाबू होकर गहरे पानी में जा गिरी। रास्ते से गुजर रहे एसएसबी के जवानों ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पानी में डूबे 5 लोगों में से 3 लोगों की जान बचाई है। हालांकि हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। जवानों ने भीड़ हटाई और तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। यह हादसा बलरामपुर बाईपास रोड पर हुआ है। जल्दी करो। उसमें कई लोग फंसे हुए हैं और फंसे हुए थे। हमारे लोग पानी में उतरे, बोलेरो को जो पलटी हुई थी उसको सीधा किया और इसी क्रम में बोलेरो में फंसे हुए 5 लोगों को पानी से और बोलेरो से बाहर निकाला। उन्होंने उनको प्राथमिक उपचार दिया। इवन 2 लोगों के ऊपर CPR भी किया जिससे कि उनको होश आया। लोगों के पेट और सीने में पानी भरा हुआ था, उनको पानी निकाला। जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में जो मेडिकल से संबंधित जो जवानों को सिखाया जाता है उसका पूरा उपयोग किया उन्होंने
और उसके बाद एम्बुलेंस बुला करके उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। एम्बुलेंस में भी बैठ के हमारे जवान हॉस्पिटल तक गए और वहां पर उनको उपचार त्वरित रूप से मिले, इसका ये सुनिश्चित किया और लोगों की जान बचाने में कामयाब रहे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सर्वेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बलरामपुर से। सर्वेश, गहरे पानी में बेकाबू गाड़ी गिर जाती है, उसके बाद रेस्क्यू यहां पर चलाया जाता है, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट इस हादसे को लेकर? देखिए, ये बहराइच इलाज के लिए जा रहे थे, उसमें एक बीमार व्यक्ति था तुलाराम, उसके इलाज के लिए लोग बहराइच जा रहे थे और श्रीदत्तगंज थाना क्षेत्र से जब ये कोतवाली देहात क्षेत्र में पहुंची, वहां नियंत्रित होकर के, और पानी काफी गहरा था, उसी गहरे में चली गई और बोलेरो समेत सारे लोग डूब गए। ये संयोग था कि एसएसबी की पूरी टीम उधर से गुजर रही थी, उन जवानों ने बहुत जबरदस्त रेस्क्यू कर करके और 3 लोगों को बाहर निकाला। निकाल तो सबको लिया, लेकिन उसमें 2 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है, 3 लोगों को बचा लिया गया है और अभी जो 3 लोगों को है उनको इलाज प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है। लेकिन जो रेस्क्यू एसएसबी के लोगों के द्वारा दिया गया जिस तरीके से, वो काफी कमेंडेबल माना जा रहा है और लोग इसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि अगर एसएसबी के जवान न होते वहां पे तो शायद किसी को भी बाहर जिंदा नहीं बचाया जा सकता है, जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ था। और जिसके इलाज के लिए ले जा रहे थे और उसकी भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस दुर्घटना में मौत हो गई है। तो इस तरीके से एक बड़ी घटना हुई है। अनियंत्रित होकर के वाहन नीचे जा गया था, उसमें बताया जा रहा था एक बाइक सवार सामने आ गया था, उसको बचाने के लिए ये अनियंत्रित हुई और चली गई गहरे गड्ढे में जहां पानी भरा हुआ था और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी खबर को लेकर। कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्ताव पेश किए गए, इनमें से 15 पास हो गए, जबकि कृषि से संबंधित एक प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया। नगरीय परिवहन की सुविधा के लिए प्राइवेट ऑपरेटर को ई चार्जिंग सहित नेट कॉस्ट बेसिक कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई है। कानपुर और लखनऊ के 10-10 रूटों पर ई बसें चलेगी। एक बस की कीमत 10 करोड़ होगी। ये बसें 12 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट के साथ आएंगी। किराया तय करने का अधिकार सरकार के पास रहेगा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। इनके हितों के संरक्षण और उन्हें शोषण से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में यूपी की नई निर्यात नीति को भी मंजूरी मिल गई है। इसमें टैरिफ वॉर को देखते हुए यूपी के निर्यातकों और कारोबारियों के लिए खास रियायत का प्रावधान रहेगा। वहीं पैतृक संपत्ति बंटवारे के लिए स्टाम्प शुल्क 5,000 रुपए करने पर भी प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है। यूपी की सियासत में संजय निषाद के रुख को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। इस बीच लखनऊ में उनके घर के बाहर लगा एक पोस्टर भी सुर्खियों में आ गया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गवाओ। वहीं इस पोस्टर को लेकर कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। हालांकि कल ही संजय निषाद का बयान आ चुका है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, मिलकर चुनाव में फर्जी पीजीए को हराने का काम करेंगे। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद लगातार अपने बयानों से सियासी सस्पेंस पैदा कर रहे हैं और अब उनके आवास के सामने एक पोस्टर लग गया है और ये पोस्टर है कि निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गवाओ। ये इस तरह का पोस्टर लगा है और ये बिल्कुल संजय निषाद के आवास के दूसरी तरफ यानी कि सामने ही लगाया गया है और ये सुबह से पोस्टर लगा हुआ है। ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल, इस तरह का ये पोस्टर, यानी कि वो कौन व्यक्ति है, कौन सी वो ताकत है जिसको आजमाने की बात कही जा रही है और कौन जो अब ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये आवास है संजय निषाद का, यही संजय निषाद का आवास है और इसके आवास के सामने ये रोड के दूसरी तरफ पोस्टर लगाया गया है। कानपुर में गौतम बुद्ध पार्क पर सियासत शुरू हो गई है। नगर निगम यहां पर शिवालय पार्क बनाना चाहता है। उधर बीएसपी सुप्रीमो ने बयान जारी कर इसे गलत बताया है। इसके बाद नगर निगम बैकफुट पर आ गया। दरअसल इंदिरा नगर में स्थित बुद्धा पार्क में 12 ज्योतिर्लिंग का थीम पार्क बनाने का प्रस्ताव था,
जैसे ये मामला लखनऊ तक पहुंचा तो मायावती ने इस पूरे मामले पर कहा कि गौतम बुद्ध पार्क को हटाना ठीक नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो यूपी में अशांति फैल सकती है। इसके बाद नगर निगम बैकफुट पर आ गया। अफसरों का कहना है कि शहर में 3 थीम पार्क बनाए तो जरूर जाएंगे, लेकिन जगह अभी तय नहीं है। देखिए, कानपुर शहर में आम जनमानस की सुविधा के लिए हमने 3 थीम पार्क्स प्लान किए हैं, जिसमें एक जो कानपुर में आज़ादी का इतिहास रहा है उसका थीम पार्क है, एक जो शिवालय पार्क है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग रहेंगे, एक कानपुर का इंडस्ट्री का काफी रिच इतिहास रहा है, एक उसके ऊपर थीम पार्क है। इसमें पूरे कानपुर शहर में जगह जगह हमने सर्वे कराए हैं, लेकिन जैसा आपने बताया कि बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क का भी कोई हमारा प्रस्ताव नहीं है। जो भी हमें इसमें उपयुक्त जगह मिलेगी, इसमें काफी हमने सर्वे कराए हैं। चकेरी के पास भी एक सर्वे हुआ है, स्वर्ण जयंती विहार में हुआ है, पनकी में हुआ है। तो जो उपयुक्त जगह रहेगी, जहाँ पर लोगों के आवागमन में सुविधा रहेगी, लोगों के हिसाब से होगा, वहां पर हम इन पार्क्स को टेकअप करेंगे। कानपुर के नगर निगम ने अब 3 पार्कों को चिन्हित किया गया, जिसमें थीम पार्क का नाम दिया गया है। इसमें कानपुर के आजादी से जुड़े एक थीम पार्क होगा, तो वहीं 12 ज्योतिर्लिंग से भी जुड़ा एक थीम पार्क होगा, और तीसरा कानपुर क्योंकि औद्योगिक नगरी है इसलिए उद्योग से जुड़ा भी एक थीम पार्क होगा, जिसके लेकर कई पार्कों को चिन्हित किया गया, जिसमें बुद्धा पार्क और तमाम अन्य पार्क हैं। और ऐसे में ये सर्वे का काम जारी है। अगर अधिकारियों की माने तो जल्द इसे धरातल पर लाया जाएगा, ताकि शहर में एक नए तरीके से इन पार्कों को यहाँ आने वाले देख सके। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।